Hello students, welcome to this video. Uh, we will be talking about James Joyce's A Portrait of the Artist as a Young Man, and this novel has been prescribed in MA Final of Rajasthan University. However, anybody else who'd like to know about this novel written by James Joyce can have a look at the video. Okay, let's get started now. Let's start with the introduction. So the first thing is about this novel is that you can say it's a Bildungsroman, a German term, coming of age story. मतलब कि किसी भी कैरेक्टर की ग्रोथ के बारे में कैसे वो उसमें परिपक्वता आती है, मेच्योरिटी आती है, पहले इमेच्योर होते हैं, इररिस्पॉन्सिबल, एंड कैसे जीवन में आगे बढ़कर वो मेच्योरिटी या समझदारी या जिम्मेदारी सीखते हैं, उस तरह की कहानी है, कमिंग ऑफ एज स्टोरी। सेकंड पॉइंट है प्रिकर्सर टू यूलिसिस। तो यूलिसिस जेम्स जॉयस की एक बहुत बेहतरीन फिक्शन है, और इसके ये यूलिसिस के थ्रू ही जेम्स जॉयस जो थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी, पॉपुलैरिटी मिली थी। प्रीकर्सर का मतलब है कि यूलिसिस जो इनकी किताब थी उसके पहले आई थी ये फिक्शन, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। और इस नॉवल में जो इनकी स्टाइल है, लिखने की स्टाइल है, कहानी सुनाने की स्टाइल है, और जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टराइजेशन है, वो काफी कुछ यूलिसिस में भी मिलता जुलता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं एक तरह की प्रैक्टिस हुई है उनकी इसमें, और बाद में जो रिफाइनमेंट आया है वो उनका यूलिसिस में नजर आता है। अब अगर हम देखें कि हाउ इज इट रेलेवेंट इन करंट सिनारियो, हाउ इज इट रेलेवेंट इन करंट सिनारियो, तो हम देखेंगे सबसे पहले आज के ज़माने में, जैसे हम अभी की बात करें 2025, इस वक्त ये बहुत बड़ी बात है जब लोग कहते हैं कि हमें हक चाहिए अपना एक्सप्रेशन करने के लिए। वी नीड अ राइट टू एक्सप्रेस अ पर्सनल एक्सपीरियंस। हमारे जो पर्सनल लाइफ में हमारे अनुभव हैं, हमें उन्हें किसी के साथ दिखाने का और बताने का एक हक चाहिए। और ये कैसे किया जाता है? सेल्फीज के माध्यम से, ब्लॉगिंग के माध्यम से, और सोशल मीडिया पे जो पल पल में हम पोस्ट करते रहते हैं कि अब मैं खाना खा रही हूँ, ये ड्रेस पहना हुआ है, देखो मैं सुबह कैसे दिखती हूँ, ऑल दीज थिंग्स जो हम अपनी पर्सनल लाइफ का शेयर करते हैं, वो सब आपको इस नॉवल में नजर आएगा। किसमें? अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। तो 2025 में जो चीज हो रही है, ये जेम्स जॉयस ने बहुत पहले, आज से 100 साल पहले, 1916 से भी पहले, इस तरह के अनुभव को एक नॉवल में लिख के पहले ही एक्सप्रेस कर दिया था। और कहाँ देखने को मिलता है इस टाइप की जो राइटिंग, इनकी कहानी है? डेड पोइट्स सोसाइटी, ये मूवी है हॉलीवुड की, बहुत फेमस है। इसमें भी जिस तरह से जो टीचर होते हैं इंग्लिश के, वो कैसे अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, अपना अपने अंदर झांक कर देखिए आप क्या चाहते हैं, और अपनी मन मर्जी का प्रोफेशन, करियर चूज करना चाहिए। कुछ उस तरह की बात भी जेम्स जॉयस अपनी इस नॉवल में करते हैं, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। उसके बाद एवरीडे एग्जिस्टेंस कुड बी द इंस्पिरेशन फॉर ग्रेट आर्ट, ये कहते हैं जेम्स जॉयस। इनका कहना है कि जो हमारी रोजमर्रा की नॉर्मल सी चीजें होती हैं, नॉर्मल सी दिनचर्या होती है, उसमें भी हम एक बहुत बेहतरीन आर्ट ढूंढ सकते हैं। हमें कोई स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए, कोई स्पेशल ओकेजन नहीं चाहिए, रोजमर्रा की जिंदगी के भी पल और क्षण एक कहानी बताने के लिए काफी होते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा मॉडर्न अभी 21st सेंचुरी का जो टाइम है, जिसमें दिखता है, इनकी झलक दिखती है जेम्स जॉयस और उनके अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन की स्टाइल और कैरेक्टर, वो है फेमस सीरीज हैरी पॉटर। हैरी पॉटर में जैसे हैरी का
ग्रोथ और डेवलपमेंट को ट्रेस किया गया है इतने सारे नॉवेल्स में, सीरीज ऑफ नॉवेल्स में, जो इतना पॉपुलर हुआ कि कई हैं ऐसे रीडर्स जो उस नॉवेल के साथ बड़े हुए हैं। तो ये जो पूरी जर्नी है ग्रोथ की, एक पूरी आप कह सकते हैं हमारा चेंज है। जैसे हम बच्चे थे, उसके बाद हम कैसे हम चीज़ों को पहचानते हैं, एहसास होता है, एक्सपीरियंस होता है, और कैसे हम बड़े होते हैं और मेच्योर होते हैं। ये सब जेम्स जॉयस ने बहुत पहले 1916 से भी पहले, जब इन्होंने लिखना शुरू किया अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन में, ये दिखा चुके हैं। आगे बढ़े। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इट्स कंसेप्शन, मतलब कि ये इन्होंने लिखने का इरादा किया और कैसे इन्होंने इस पे वर्क किया, कैसे इस दिमाग में उनके दिमाग में ये आइडिया आया और कैसे उन्होंने इस पे लिखना शुरू किया। ठीक है। अच्छा, बिफोर अगस्त 1903 द डेथ ऑफ हिज मदर फ्रॉम कैंसर। इसका मतलब ये है कि जेम्स जॉयस ने इस किताब का जो आइडिया है इनके दिमाग में 1903 के बहुत पहले आ गया था। 18 इयर्स के हुए थे ये 1900 में, जब इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या जो भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कर ली थी। और उसके बाद में ये उसके उसी वक्त शायद ये जब आयरलैंड को छोड़ के फ्रांस शिफ्ट हुए थे, हो सकता है वो ये वक्त था जब इन्होंने अपने इस कैरेक्टर की भी कहानी बताई थी। और ये कैरेक्टर भी अल्टीमेटली कुछ ऐसी ही इनकी ऑटोबायोग्राफिकल है, तो कुछ ऐसी ही कहानी इनकी कैरेक्टर की भी है। और अगस्त 1903 हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो महीना और साल था जब इनकी मदर की डेथ हुई थी कैंसर से। और ये बताते हैं, इनकी सिस्टर जो है, जेम्स जॉयस की बहन है, वो एक चिट्ठी में, इन अ लेटर शी रिकॉल्स टू जॉयस हाउ ही नरेटेड द अर्ली चैप्टर्स टू देयर मदर। तो वो एक चिट्ठी में जेम्स जॉयस को बताती हैं, याद दिला रही हैं कि भाई कैसे तुम आते थे, तो तुमने कैसे मम्मी के सामने बैठ के अपने जो दिमाग में आइडिया था जो आपने लिखा था वो अपनी मदर को आपने कैसे बताया। तो वो चिट्ठी में वो बता रही हैं। तो मदर की डेथ अगर 1903 अगस्त में हुई है, तो जाहिर सी बात है ये उसी दौरान की या उसके थोड़ा सा पहले की टाइम है कि कंसेप्शन है। कंसेप्शन माने जन्म। Probably it was an impulsive output on his first self-imposed exile to Paris in 1902 and 3। तो ये वो साल है जब वो पेरिस चले गए थे आयरलैंड छोड़कर। सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल, इन्होंने अपने खुद के ऊपर ही ये एक बंदिश लगा दी थी कि अब मैं वापस डबलिन नहीं आऊंगा, अब मैं पेरिस ही रहूंगा। इन्होंने खुद को देश निकाला दे दिया, इस तरह से हम कह सकते हैं सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल, अपनी मर्जी से। The essay survives in Joyce's hand in a copybook belonging to his sister Mabel and bears the date 7th January 1904। उसके बाद हम देखते हैं कि थोड़े बहुत इसकी राइटिंग या थोड़ा सा आइडिया जो इनका है वो एक बहुत अर्लियर उसका वर्जन है। इनकी बहन है मेबल, उनके पास एक कॉपी बुक है जिसमें जेम्स जॉयस की हैंडराइटिंग में इसके थोड़े बहुत पार्ट्स मिले हैं, और उस पे डेट है 1904 7 जनवरी। ओरिजिनल टाइटल जो ये लिख रहे थे उसका रखना चाहते थे स्टीफन हीरो। और 1907 में इन्होंने दोबारा से ही बिगैन टू राइट इट एज अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। मतलब स्टीफन हीरो था जो ओरिजिनल इनका टाइटल था, और 1907 में जब इन्होंने इसको लिखना शुरू किया तो टाइटल इन्होंने चेंज करके अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन कर दिया। उसके अलावा इन्होंने और क्या किया, 5 पार्ट्स डिसाइड किए कि इस नॉवल के 5 पार्ट्स होंगे। और ये डिफरेंट था किस चीज से, स्टीफन हीरो जो ओरिजिनल टाइटल थी उससे एक ब्रेक था, उससे एक अलग चीज थी स्ट्रक्चर में। क्योंकि स्टीफन हीरो में इन्होंने 63 चैप्टर्स का एक प्रोजेक्ट बना दिया था जो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो गया था, और ये काफी परेशान भी हो गए थे, लिखते लिखते काफी बड़ा सारा हो गया था। 1911 में किसी बात पर इन्हें बहुत तेज गुस्सा आया और इन्होंने पूरा मैन्यूस्क्रिप्ट आग में फेंक दिया। इन्होंने कंप्लीट कर लिया था पार्ट 4 तक, और पार्ट 5 शुरू कर चुके थे।
और उसी वक्त इनकी जो फैमिली थी उन्होंने किसी तरह से आग से उसे तुरंत निकाला और बचा लिया। उसके बाद एक पुरानी सी बेडशीट थी, ओल्ड शीट थी, उसमें उन्होंने बांध दिया और महीनों तक वो पड़ा रहा। फिर जब जेम्स जॉयस को लगा कि उन्हें याद आई अपने इस काम की, तो उन्होंने इस शीट को खोला, चद्दर को खोला और उसके अंदर उन्होंने पाया अपना आधा मतलब आग से बचाया हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट। और इन्होंने इसे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने रिविजन्स किए, रिक्रिएशन किए, काफी जोड़ा भी, जो कागज फट फुटा गए होंगे वो भी जोड़ा उन्होंने। और इन सब में इनको 2 साल से ज्यादा का समय लगा। पब्लिकेशन की हिस्ट्री अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि एजरा पाउंड जो एक अमेरिकन थे, काफी नोन पर्सनालिटी थे 20th सेंचुरी के, इन्होंने काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया पब्लिकेशन में। किसके? अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन की पब्लिकेशन में इन्होंने इसको पब्लिश करवाया। एक मैगजीन थी द ईगोइस्ट, और उस मैगजीन में ये सीरियलाइजेशन फॉर्म में पब्लिश हुआ 1914 से 1915 तक। पहला जो अच्छा, सीरियलाइजेशन क्या होता है? जैसे एपिसोड्स होते हैं, आजकल भी हम सीरीज देखते हैं, टीवी चैनल्स पे देखते हैं, एक एपिसोड, 2 एपिसोड, 3 एपिसोड। तो जब हम मैगजीन की बात करते हैं तो उसका एक एक हिस्सा जो हर बार जब मैगजीन आती है उसमें उसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यूएशन में आता है, उसको सीरियलाइजेशन कहते हैं। और पहला जो पार्ट इसका पब्लिश हुआ वो था 2 फरवरी 1914, और ये वही दिन था जब जॉयस 32 इयर्स के हुए थे, इनका 32nd बर्थडे था। तो इनकी जो इंस्टॉलमेंट थी सीरियलाइजेशन की पब्लिकेशन की, वो काफ़ी छोटी थी, और ये मैगजीन फोर्टनाइटली थी, मतलब कि महीने में 2 बार आती थी, 2 हफ्ते में एक बार। 15 डेज का अप्रोक्सीमेट टाइम था। अच्छा, इसके बाद जब ये सीरियलाइजेशन फॉर्म में ईगोइस्ट में ये 1915 तक चलती रही। अब बुक फॉर्म में पब्लिकेशन की क्या कहानी है? वो ये है कि जो ब्रिटिश पब्लिशर्स थे उन्होंने इसे पब्लिश करने से मना कर दिया था बुक फॉर्म में। हैरियट वीवर थी जो जेम्स जॉयस की सपोर्टर थी, पेट्रन थी, जो इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती थी। उन्होंने फिर निश्चय किया, शी डिसाइडेड टू बिकम पब्लिशर, उन्होंने डिसाइड किया अब मैं पब्लिशर बन जाऊंगी ताकि मैं इनकी ये किताब को पब्लिश कर पाऊँ। पर फिर ब्रिटिश प्रिंटर्स जो थे उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा हम इनकी किताब को नहीं छापेंगे। क्या कारण था? क्योंकि एज इट इज़ आपको पता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है कि इनकी किताबें जो थी वो काफ़ी इन्हें परेशानी हुई थी पब्लिकेशन के लिए, इन पे चार्ज लगा हुआ था, बहुत ऑब्सीन थी, बेहुदी थी, उनमें बहुत गलत तरह का कंटेंट था। देशद्रोही का इल्ज़ाम भी इन पे लगा, भगवान के खिलाफ बोलने का भी लगा इल्ज़ाम, और ऑब्सीनिटी का भी इल्ज़ाम लगा। तो इस कारण से इनके खिलाफ एक डर था कि जो पब्लिश करेगा तो पब्लिकेशन के खिलाफ भी केस हो सकता है, तो इस डर से कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था। और दूसरी बात जो इस दौरान हुई वो ये थी कि जो डीएच लॉरेंस है राइटर, उनकी द रेनबो जो थी उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी चल रही थी। तो वो जब कोई ऐसा फेमस केस हो जाता है तो लोग भी सोचते हैं कि अरे कहीं हम भी इस तरह से ना फंस जाए। तो यही कारण था ब्रिटिश पब्लिशर्स ने इसमें कोऑपरेट करने के लिए, साथ देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। अल्टीमेटली ये किताब पब्लिश हुई 1916 में, और वो भी अमेरिका में, जो एक बहुत लंबी कहानी है, बहुत स्ट्रगल के बाद पब्लिश हुई लेकिन अल्टीमेटली पब्लिश हो गई। अब अगर हम देखें तो इस किताब की बिल्कुल शुरू में एक एपिग्राफ है। एपिग्राफ वो होता है, एक तरह के लाइन है जिसके जैसे शुरुआत में हम कोई मंत्र बोलते हैं या कोई कहानी के शुरू में कोई चीज बोलते हैं, उस तरह से हम कह सकते हैं। और ये एक लैटिन भाषा का मंत्र है एपिग्राफ। एट इग्नोटिस एनिमम डिमिटेड इन आर्टिस, ये जो फ्रेज है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में मीनिंग है, he turned his mind toward unknown arts, उसने अपना माइंड, अपना दिमाग मोड़ दिया एक अनजान आर्ट्स की तरफ, कला की तरफ।
ये जो लाइन है, फ्रेज है, ये लिया गया है एक क्लासिक वर्क से। ऑथर थे ओविड, नाम ऑथर का ओविड है, और उनकी जो राइटिंग है जिसमें से लिया गया है वो है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या है? ये एक बहुत बड़ी पोयम है, 15 बुक्स में स्प्रेड है, लैटिन भाषा में लिखी गई है, 8 सीई के करीब लिखी गई है। ओविद ने लिखा है, वो एक रोमन पोएट थे। और इसमें क्या है, इसमें माइथोलॉजिकल और लेजेंडरी स्टोरीज है। माइथोलॉजिकल मीन्स जो हमारी मिथ होती है, जो हम कहते हैं, कहा जाता है, ऐसी एक कहानी है। और ये काफी ऐसी स्टोरीज जो हैं वो ग्रीस की जो लोक कथाएं हैं या माइथोलॉजिकल हैं, लेजेंड्स हैं, वहां से ली गई है। और इनमें जो एक कॉमन सूत्र है जो इनको जोड़ता है, अ सिंगल echo through them all is transformation। मतलब एक तरह का बदलाव, एक ग्रोथ, डेवलपमेंट, वो एक जो थीम है उनकी कॉमन, और यही है मेटामॉर्फोसिस शब्द का मतलब भी। और ये जो बदलाव है, ये जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। इन स्टोरीज का कोई भी कनेक्शन नहीं है, दे आर अनरिलेटेड एंड दे आर टोल्ड इन अ chronological order, starting from the creation of the world to the death and deification of Julius Caesar। तो कहते हैं कि chronological order में है। शुरुआत होती है जब सृष्टि की रचना हुई, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, और कहाँ तक ये कहाँ खत्म होती है आकर, डेथ एंड डाइफिकेशन, मतलब मृत्यु किसकी, जूलियस सीजर की, और डाइफिकेशन मतलब उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया था, उन्हें एक देवता बना दिया गया था। द फर्स्ट मेटामॉर्फोसिस टू द कल्मिनेटिंग मेटामॉर्फोसिस ऑफ क्योस इनटू ऑर्डर, मतलब पहला जो बदलाव था, क्रिएट हुआ दुनिया से, लास्ट जो बदलाव था जो कि जूलियस सीजर के देवता बनने तक का था। डेथ, और इंसान से वो डेथ हुई उनकी, और इंसान उसके बाद उन्हें देवता बना दिया गया। और इसको हम ये भी कह सकते हैं क्योस इनटू ऑर्डर, मतलब जो एक एक क्योस था, मतलब हर चीज अपनी जगह नहीं थी, एक त्राही त्राही जो मची हुई थी, उससे एक शांति वाली सिचुएशन, इसमें हम कैसे पहुंचे, ऐसी ये कहानियों के माध्यम से जो मेटामॉर्फोसिस में है, ओविड जो रोमन पोएट है वो बताते हैं। और यहीं से जेम्स जॉयस ने लिया है अपना एपिग्राफ, जो कहता है कि उन्होंने अपना माइंड टर्न कर दिया एक अनजान कला की तरफ। इसके अलावा इसमें इस इन कहानियों में ये भी है, एक मिथ ऑफ डेडलस। डेडलस एक लेजेंडरी एथनियन आर्टिस्ट और इन्वेंटर थे। एथेंस एक जगह है ग्रीस में, वहाँ के एक अ, कलाकार थे डेडलस। और ओविड जो है वो बताते हैं कि डेडलस जो है, उनका ये फैसला था कि मैं काफी कुछ और खोज करना चाहता हूँ। और उन्होंने कोशिश की ऐसे कि उन्हें एक जेल में बंद कर दिया था अपने बेटे के साथ, और कैसे वो वहां से भागते हैं, कैसे वो छूटते हैं। वो अपने अपने इमेजिनरी नहीं, अपने रियल विंग्स बनाकर और लगाकर अपने बेटे और खुद के, और वहां से उड़ जाते हैं। लेकिन दोनों का जो अंत है वो बहुत अलग होता है। डेडलस जो होते हैं वो तो सिसिली पहुंच जाते हैं। सिसिली एक जगह है इटली में, और उनके जो पंख उन्होंने बनाए थे वो कुछ कुछ उसका भाग वैक्स का बना हुआ था। लेकिन तो जो उनका बेटा है उसे उन्होंने वार्निंग कहा था, वार्निंग दी थी, एक चेतावनी दी थी कि तुम सन के पास, सूरज के बहुत पास मत जाना, वरना उसकी गर्मी से वो जो वैक्स है वो पिघल जाएगा और तुम्हारे पंख गिर जाएंगे और तुम भी उसके साथ गिर जाओगे। लेकिन उनके बेटे ने शायद ये चेतावनी को अनदेखा कर दिया या नहीं माना, तो उनका बेटा जो है वो गिर के मर जाता है, लेकिन डेडलस जो है वो भाग जाते हैं सिसली। तो ये है एपिग्राफ में जो उन्होंने मेंशन किया है। और कहाँ कहीं ना कहीं इसका द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्ट अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन की कहानी के जो कैरेक्टर है उससे उनका कनेक्शन है, क्योंकि उसमें भी जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसका नाम है स्टीफन डेडलस। और कैसे वो भी अपने देश डबलिन को छोड़ के वहां से हमेशा के लिए चले जाते हैं, छोड़ के।
अगर हम भाषा की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच जो है उसको एक डैश से डिनोट किया है, डैश से दिखाया गया है। जनरली इन्वर्टेड कॉमास होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन इसको डैश से दिखाया है। हमने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, he hid under the table. His mother said, "Oh, Stephen will apologize." तो ये जो लाइन है, "Oh, Stephen will apologize", नॉर्मली हम देखते हैं डबल कोट्स में होता है कि ये एग्जैक्टली exactly उसके मदर के शब्द हैं। लेकिन इनकी जो किताब है जेम्स जॉयस की, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, उसमें ये डबल कोट की जगह देखो ओ के पहले एक डैश है। इसका मतलब कि ये उनकी डायरेक्ट स्पीच है। और ये जो चीज़ है, जैसे डैश करके आप अपना डायरेक्ट स्पीच बता रहे हो, ये जो चीज़ है ये ज़्यादातर फ्रेंच, स्पेनिश और रशियन जो लिटरेचर है उनके पब्लिकेशन में देखी गई है। उसके अलावा भाषा की अगर हम बात करें, लैंग्वेज की, तो देर इज़ अ शिफ्ट इन द लैंग्वेज एंड थॉट विच कोइंसाइड्स विद द ग्रोइंग स्टेजेस ऑफ लाइफ। इनकी जो कहानी है इसमें, अगर एक बच्चे की बात हो रही है या बच्चे वाला फेज है, चाइल्डहुड फेज है, जैसे कि सेल्फ इंडल्जेंट चाइल्ड। सेल्फ इंडल्जेंट मीन्स एक बच्चा जिसका पूरा फोकस खुद के सुकून के लिए है, उसके सेटिस्फैक्शन के ऊपर है। तो उस स्टेज में जो लैंग्वेज यूज की गई है वो बिल्कुल एक बच्चे की लैंग्वेज यूज की गई है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, तो आप देखो ये नीचे जो लिखा हुआ है, he was baby Tuko. The moo cow came down the road where Betty Byron lived. She sold lemon plaid. Oh, the wild rose blossoms on the little green place. He sang that song. That was his song. Oh, the green what bought. अब ये जो green लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, ये एक्चुअली ग्रीन है। मगर जब एक छोटा बच्चा बोलता है तो वो आर का साउंड उसका आता नहीं है, और हमें लगता है वो क्या बोलता है, गीन बोलता है। ग्रीन बोलना चाहिए और वो गीन बोलता है। तो ये उन्होंने इसलिए लिखा है, ये दिखाने के लिए कि ये बच्चे की एक भाषा है। जो इनका कैरेक्टर है स्टीफन डेडलर्स, उसके चाइल्डहुड स्टेज की कहानी है ये। और जैसे जैसे स्टीफन डेडलर्स बड़ा होता है, जब तक वो 20 साल का होता है तब तक की कहानी है। तो जैसे वो बड़ा होता है तो यही भाषा जो है वो एक डिफरेंट हो जाती, जैसे हम बड़े होते हैं, कम शब्दों में हम बोलते हैं, हमारे विचार भी बहुत सीमित हो जाते हैं, वो आगे ऐसी दिखती है। उसके अलावा इनका एक दूसरा इम्पोर्ट बड़ी अच्छी चीज़ जो इनकी राइटिंग में देखी गई इस नॉवल में, कि इन्होंने सेंसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। तो हम चाइल्डहुड स्टेज से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और हम देखते हैं कैसे ये इसमें इनकी दिखता है सेंसरी लैंग्वेज। सेंसरी लैंग्वेज वो होती है जो हमारी 5 सेंसेस होती है उसको अपील करे। आईज, ईयर्स, नोज, टेस्ट एंड टच, हो गई 5 सेंसेस, है ना? तो let us see now. I will read it. Once upon a time, and a very good time it was, there was a moo cow coming down along the road, and this moo cow that was coming down along the road met a nice little boy named Baby Tuko. His father told him that story. His father looked at him through a glass. He had a hairy face. तो देखो यहाँ पे लिखा है he looked, looked eyes आ गया है। फिर आगे हम देखते हैं, when you wet the bed first it is warm, then it gets cold. तो ये touch आ गया है। His mother put on the oil sheet that had the queer smell, smell, nose आ गई है। और जब वो स्टोरी सुन रहे हैं तो ये ears की आ गई है। So this sensory language जो है इनकी throughout है, and it is a very interesting feature of the language he has used. ये इनकी ओपनिंग लाइंस हैं जो हमने अभी अभी पढ़ी, और यहाँ पे हम अपने पार्ट 1 का एंड करते हैं। इसमें बहुत कुछ और बताने का है, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। सो वी विल कंटिन्यू विद इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. Hope it was helpful and you were able to understand and enjoy the lecture. In case you have any question, please post it down. I will definitely answer to your questions.